हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। आज हम देखने वाले काफ़ी इम्पोर्टेंट बीए फर्स्ट ईयर के लिए पेपर फर्स्ट के अंतर्गत हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लोकतंत्र को हम आगे बढ़ाते हुए इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर देखने वाले आगे कि भारत में लोकतंत्र, आपका जो ये यूनिट 5 है, ध्यान रखिएगा। जैसा कि यहाँ पे टॉपिक लिखा है भारत में लोकतंत्र। वैसे आपको पता है लोकतंत्र की जब बात करते हैं तो भारत में लोकतंत्र की शुरुआत कब होती है? जब भारत आज़ाद होता है। तो आज़ाद होने के बाद भारत के लिए संविधान बनता है, और संविधान कब बनता है? 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान बना जाता है। क्या बनाया जाता है? संविधान। तो ये जो संविधान बना, इस संविधान को वापस 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है ना? किसको लागू किया गया? संविधान को। तो जब संविधान को लागू किया गया तो आपको पता होगा कि इससे पहले, संविधान लागू होने से पहले या संविधान बनने से पहले भारत में लोकतंत्र नहीं था। एक अधिनायक तंत्र जैसी व्यवस्था थी, जैसे अंग्रेजों की मनमानी वाली शासन व्यवस्था, तानाशाह वाली। इससे पहले राजाओं की मनमानी वाली शासन व्यवस्था थी। तो भारत में लोकतंत्र की शुरुआत कब से होती है? जब संविधान बनने के बाद लागू होता है, तब से भारत में प्रजातांत्रिक गणराज्य की शुरुआत होती है। प्रजातांत्रिक गणराज्य की स्थापना होती है। ठीक है? और इसके द्वारा हमें संविधान के तहत एक प्रजातांत्रिक लोकतंत्र की व्यवस्था है मिली, जिसमें प्रजा का शासन हो, प्रजा के द्वारा शासन व्यवस्था चलाई जाए। इसके अलावा इस संविधान ने धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को अपनाया। संविधान के अंदर संविधान ने भारत को एक समाजवादी राष्ट्र बना दिया। साथ ही साथ व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिए गए। क्या दिए गए? मौलिक अधिकार। इस तरह से और भी चीज़ें हैं, लेकिन ये जब से मैं थोड़ा हाईलाइट बताऊं तो ये वो व्यवस्था थी जो लोकतंत्र में जरूरी होती है, और ये व्यवस्था एक तरह से भारत में आ गई। भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने वाला एक प्रभावशाली देश बन गया, और शुरुआत यहाँ से होती है। अब बात करते हैं, ये तो लोकतंत्र की स्थापना के पॉइंट आपको बता दिए। अब हम अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत में लोकतंत्री व्यवस्था का क्या दृष्टिकोण रहा है, किस तरह से भारत में लोकतंत्र आगे बढ़ा है, तो ये मैं आपको इरेज करके आगे समझाता हूँ कि भारत का पहला चुनाव कब हुआ था। भारत का पहला आम चुनाव, बिल्कुल, भारत का पहला जो आम चुनाव है वो 1952 में हुआ था। तो 1952 से लेकर 1967 तक भारत में एक ही दल का प्रभुत्व था। एक ही दल का प्रभुत्व था, कांग्रेस का। ठीक है? तो इस तरह से भारत में एक मजबूत लोकतंत्र की शुरुआत होती है, लेकिन लोकतंत्र में एक प्रभावशाली एक ही दल की प्रभुत्वता कायम होती है। और धीरे धीरे भारत में जब एक तरह से लोकतंत्र आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे लोकतंत्र के अंतर्गत गठबंधन की शुरुआत होती है। लोकतंत्र में एक ऐसा दौर आता है जब लोकतंत्र संकट के दौर से गुजरता है। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो 1977 का वह दौर है जब भारत में राजनीतिक दल बदल एवं राजनीतिक अस्थायित्व का जन्म हुआ। राजनीतिक अस्थायित्व का जन्म हुआ। अब वो दौर आ गया जिसमें एक से ज़्यादा पार्टियां थी, और किसी भी पार्टी को निश्चित बहुमत नहीं मिल पा रहा था। और इसके दौरान अगर देखा जाए तो 1975 के वो दौर था जब भारत में आपातकाल लगा गया। और आपातकाल के दौरान ये भी कहा गया कि वर्तमान तत्कालीन सरकार ने जबरदस्ती मनमाने वाला राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो इस तरह से लोकतंत्र की जो मिसाल थी, या लोकतंत्र का जो मूलभूत उद्देश्य है, वो यहाँ पे समाप्त होता नजर आया। तो ये वो दौर था जब भारत में एक उथल पुथल हुई राजनीति के अंतर्गत। ठीक है? फिर इस तरह से राजनीति क्या हो गई? उथल पुथल हुई राजनीति में अस्थायित्व का जन्म हुआ। अस्थायित्व का मतलब आपको पता है, चुनाव होने के बाद सरकार 5 साल के लिए आती है, लेकिन राजनीति में एक समस्या पैदा हो गई कि व्यक्ति
किसी पार्टी से चुनाव जीतने के बाद सरकार वो पार्टी बनाती थी, फिर वो व्यक्ति फलानी पार्टी से निकलकर दूसरी पार्टी में चला जाता था और सरकार गिर जाती थी। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार है वो मात्र 1 वोट से गिर गई थी, क्योंकि इसके अंदर पार्टी के दल में से एक सदस्य है, उसने पार्टी छोड़ के दूसरे दल में चला गया। तो इस तरह से भारत की राजनीति में अस्थायित्व का दौर शुरू हुआ। तो फिर क्या हुआ कि संविधान में इस गंभीर लोकतंत्र बीमारी को ठीक करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। तो ध्यान रखिएगा 1985 में संशोधन किया गया संविधान में। किसमें संशोधन किया गया? संविधान में। तो 1950 में संशोधन किया गया, ये 52वां संशोधन था। इसके द्वारा क्या किया? दल बदल की व्यवस्था को ठीक करने के लिए क्या कर दिया? दल बदल पर रोक लगा दी, कानून बना दिया और दल बदल पर रोक लगा दी कि भाई इस तरह से राजनीति है वो अस्थायी हो रही है, लोकतंत्र सफल नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये जो दल बदल रोक लगाई गई पूरी तरह से कारगर साबित नहीं हुई। तो इसलिए फिर क्या हुआ? इस दल बदल को पूरी तरह से कमज़ोर साबित हुआ। तो फिर हम ऐसा कहेंगे कि 2003 में संविधान में एक और संशोधन हुआ, 91वां संशोधन। इसके द्वारा भारत की राजनीतिक व्यवस्था में दल बदल का कठोर कानून बनाया, यानी दल बदल की कमी को दल बदल संबंधी कठोर कानूनों का निर्माण किया गया और इस तरह से दल बदल व्यवस्था पर रोक लगा दी गई। तो ये दौर फिर लगभग थोड़ा ठीक हो गया कि दल बदल व्यवस्था है वो समाप्त हो गई। लेकिन आपको पता होगा कि दल बदल व्यवस्था तो चलो ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल रख दिया गया, लेकिन भारत में गठबंधन की शुरुआत हो गई। क्या शुरू हो गई? गठबंधन, जिसमें क्या होता था कि जैसे मान लीजिए, ऐसा सिंपल आइडिया बता दूं कि भाई 500 सीट होती है, 500 सीट में 4 पार्टी चुनाव में भाग लेती है और जैसे हर पार्टी को, जैसे मान लीजिए कि 100 प्राप्त हो गए, इसके 200 प्राप्त हो गए, 50 प्राप्त हो गए, इस तरह से वोट आ गए। तो हम मान लेते हैं 200 2 400 500 यानी 500 वोट है। अब ये बताइए कि 500 सीट वाली कोई भी सरकार है, उसमें सरकार बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? बहुमत। अब यहाँ पे किसी को बहुमत मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुमत का मतलब क्या होता है? आधे से एक अधिक, यानी 50% प्लस 1 वोट, यानी टोटल बहुमत का मतलब होता है 251 वोट होना चाहिए। तो अब किसी भी पार्टी को ये वोट नहीं मिल पा रहा था 251, तो फिर क्या हुआ? इस तरह से गठबंधन की शुरुआत हुई। अब देखिए, या तो इससे गठबंधन करे तो भी कम पड़ता है, तो फिर इस पार्टी ने गठबंधन बना दिया। इस तरह से भारत की राजनीति में गठबंधन की शुरुआत होगी। लेकिन गठबंधन सरकार है वो लोकतंत्र में कमजोर सरकार होती है, क्योंकि वह कभी भी गिर सकती है या फिर उसे कमजोरी निर्बल होकर काम करना पड़ता है। तो ये गठबंधन का जो दौर था, जिसमें स्वतंत्र गठबंधन था, जो चुनाव हो जाने के बाद गठबंधन करती थी पार्टियां। तो ये जो दौर था, ध्यान रखिएगा, चुनाव के बाद पार्टियां गठबंधन का सहारा लेकर क्या करती थी? सरकार बनाती थी। तो ये जो दौर था वह 1989 से लेकर 2004 तक चला। 2004 तक है वह गठबंधन है, वो सरकार चुनाव से पहले गठबंधन, बाद में गठबंधन बनाकर सरकार में आती थी। इससे सरकार कमज़ोर भी होती थी। लेकिन 2004 से क्या हुआ कि चुनाव से पहले गठबंधन बनाया गया। चुनाव से पहले ही गठबंधन बनने लग गया। और इस तरह से वर्तमान में बात करें कि 2004 से लेकर 2014 तक फिर एक गठबंधनीय व्यवस्था जरूर हुई, जिसमें हम कहते हैं UPA, यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, कांग्रेस वाला गठबंधन। और इस कांग्रेस वाले गठबंधन ने
पूरे 10 साल राज किया और ये गठबंधन की शुरुआत हुई, यानी चुनाव से पहले ही गठबंधन बना लिया जाता। तो राजनीति में फिर ये एक विभिन्न दलों से मिलाकर बनी हुई गठबंधन की सरकार बनी। और इस तरह से भाजपा जब चुनाव आई तो उसने भी 2019 से लेकर वर्तमान में 2014 से लेकर 2024 तक ये लगभग कार्यकाल पूरा हो जाएगा। ये दौर है एनडीए का। किसका दौर है? एनडीए गठबंधन वाला। और ये किसके नेतृत्व में? भाजपा के नेतृत्व में। ये आपको पता होगा, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। और इस तरह से भारत में अब क्या हुआ, गठबंधन की शुरुआत है लेकिन स्थायी गठबंधन हो गया। इन पहले से चुनाव से पहले फिक्स हो गया गठबंधन। और इस तरह से अब वर्तमान में या तो कभी इसकी सरकार चलती है, कभी इसकी चलती है। तो ये महागठबंधन की शुरुआत होती है। ये था भारत में राजनीति का एक गठबंधन, एक राजनीति के अंतर्गत व्यवस्था का प्रक्रम। मैंने देखा कि भारत में लोकतंत्र कैसे होता है। अब एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो शायद काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि एग्ज़ाम के हिसाब से हो सकता है कि आपके पूछा जाए। तो यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ कि भारत विभिन्न देशों में लोकतंत्र के एक रैंकिंग में देखें तो भारत विभिन्न देशों में कौन से नंबर पे आता है लोकतंत्र के अंतर्गत, यानी भारत में लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो कितनी बढ़िया है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो भारत में लोकतंत्र की तुलना अगर हम दूसरे देशों से देखें तो इसलिए एक सूचकांक जारी किया गया। ध्यान रखिएगा, एक सूचकांक EIU, इसको मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, द इकोनॉमिक यानी इकोनॉमिक इंटेलिजेंट ग्रुप। इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट के द्वारा विश्व में विभिन्न देशों में लोकतंत्रीय व्यवस्थाओं को एक सूचकांक के जरिए प्रदर्शित किया गया। और ध्यान रखिएगा, ये जो रिपोर्ट है वो वैश्विक सूची है, ठीक है ना, यानी लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक सूची, लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक सूची की चर्चा कर रहे हैं। यानी EUI के द्वारा लोकतंत्र की सूचकांक की लिस्ट जारी की गई कि किस देश में कितना बढ़िया लोकतंत्र है। इस हिसाब से इसके द्वारा लगभग 167 देशों को इस सर्वे में शामिल किया गया और बताया गया कि किस देश में कितना बढ़िया लोकतंत्र है। तो 2019 में भारत की इस लोकतंत्र सूचकांक के अंदर नंबर है 51 नंबर पर था, यानी 167 में से भारत 167 में से भारत का लोकतंत्र कितना बढ़िया है, इस सूचकांक में 51वां नंबर है। 2020 में 2 स्थान गिरते हुए भारत 53वें स्थान पर है, यानी भारत में लोकतंत्र है वो कितना बढ़िया है। तो इस हिसाब से भारत में 53वें नंबर पर इसका नंबर है। अब बात करें सूचकांक की तो 6.90 भारत में सूचकांक एक रैंकिंग तय की गई कि 10 में से नंबर दिए जाएं कि किस में कितना देश में बढ़िया शासन व्यवस्था। तो भारत को 2019 से 6.9 मिला, 6.61। लेकिन 2020 का जो लोकतंत्र सूचकांक वैश्विक रिपोर्ट जारी की गई इसमें भारत को 6.61 की सूचकांक के साथ 53वां स्थान मिला इसमें। अब बात करते हैं कि सबसे टॉप देश कौन है जिसमें सबसे अच्छा लोकतंत्र है। तो ध्यान रखिएगा, नॉर्वे है वो फर्स्ट नंबर पर है, क्योंकि नॉर्वे के अंदर सबसे बढ़िया लोकतंत्र पाया जाता है, बढ़िया लोकतंत्र व्यवस्था है। और यहाँ के सूचकांक की बात करें तो ये है इसका सूचकांक। अब बात करें सबसे लास्ट में कौन है, ये है फर्स्ट। सबसे लास्ट में कौन सा देश है जहाँ पे लोकतंत्र सबसे खराब लोकतंत्र पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र का मतलब है जहाँ लोगों को आज़ादी दी जाए, लोगों के अकॉर्डिंग शासन चलाया जाए, यानी लोगों को महत्व दिया जाए लोकतंत्र में। लोगों के अधिकार, स्वतंत्रता, आज़ादी, ये सब चीज़ें हैं, उसको ध्यान में रखते हुए लोकतंत्र सफल होता है। तो सबसे खराब लोकतंत्र कहाँ पाया जाएगा, यानी सबसे नीचे रैंकिंग पर कौन है,
आपको पता होगा, जहाँ पे कठोर तानाशाह शासन व्यवस्था पाई जाती है, लोकतंत्र वहाँ पे नहीं, लोकतंत्र का दमन कर दिया गया है। उत्तरी कोरिया, उत्तर कोरिया, ध्यान रखना, उत्तर कोरिया यानी 106वें नंबर पर है, जहाँ पर लोकतंत्र बहुत कमज़ोर परिस्थिति में, वहाँ पे लोकतंत्र को इतना महत्व नहीं दिया गया, लोकतंत्र वहाँ पे नहीं है, तानाशाही शासन व्यवस्था है। तो इसलिए यहाँ पर इनका जो सूचकांक है अगर मैं आपको बताऊँ तो 1.08 ये सूचकांक यहाँ पर है। तो ये व्यवस्था है। इसके अलावा बात करें तो पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 105वें नंबर पर है 167 में से। बांग्लादेश की बात करें, भूटान की बात करें, अलग अलग जैसे मैं बताऊं तो श्रीलंका की बात करें तो 76वें नंबर पर है। और इसी तरह और बताएं जैसे भूटान के 104वें नंबर पर है। तो इस तरह से इस मामले में तो भारत काफ़ी बढ़िया है, भारत में लोकतंत्र काफ़ी अच्छा पाया जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई।